Okay, good morning, all of you. Today we are going to solve the question and answer of Geography Chapter 4, and the name of chapter is Air. तो जो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन 1 में क्या है आपका कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट इज अ वेरी सिंपल एंड स्मॉल आंसर। आपको समझने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, आप जहां पे भी रहते हो आपके चारों तरफ एक लेयर होता है। वो लेयर किसका होता है? एयर का होता है। और उसी लेयर के एयर को हम गुड मॉर्निंग, उसी लेयर के एयर को हम क्या बोलते हैं? जो एयर का लेयर होता है जिसको हम एक तरह से ब्लैंकेट बोल सकते हैं। ब्लैंकेट हम इसको ब्लैंकेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल हम जब रात में सोते हैं तो हम ब्लैंकेट से अपने आप बॉडी को कवर करते हैं। तो जैसे ही हम अपने ब्लैंकेट को बॉडी को कवर करते हैं वैसे ही हमारे बॉडी के या हमारे घर के या हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ एयर का लेयर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एंड इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट आंसर। यू एवरीवन शुड रिमेम्बर दिस आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जब एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ पाते। तो जब वो क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं पाते हैं तो दे विल नॉट एबल टू गिव द आंसर करेक्टली। तो आपको पता होना चाहिए कि बल्क का मतलब क्या होता है। बल्क का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा मात्रा में। बल्क का मतलब जैसे मान लो जब कोई सामान खरीदने जाता है तो आपने देखा होगा बोलते हैं बल्क में लाना। बल्क मतलब ज्यादा सामान लेके आना। तो ज्यादा सामान का यहाँ बल्क का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी वो टू गैसेज हैं जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो पढ़ाते समय भी मैंने बताया था जब हाँ, जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय मैं बताया था कि जो एयर होता है उसमें बहुत सारे गैसों का कंपोजिशन होता है। और उसमें हमने बोला था कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है जिसको हम बोलते हैं 78%, और ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे होता है जिसको हम बोलते हैं 21%, और बाकी जो 1% में होती है उसमें सारी गैसेस होती है। तो इट इज वेरी इजी टू गिव द आंसर कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक द बल्क ऑफ एटमोस्फियर। अंडरस्टूड? नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोस्फियर। तो ग्रीन हाउस भी मैंने आपको बता दिया था। ग्रीन हाउस गैस होती कौन है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड हमने ये भी बताया था कि ग्रीन हाउस गैस करती क्या है। तो हमने ग्रीन हाउस गैस के बारे में हमने देखा था कि ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, जो सन की रेज होते हैं, जो हीट होता है उसको ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है गर्म रहता है, जिसकी वजह से हम एक मॉडरेट एक मॉडरेट टेम्परेचर हमारे अर्थ पे प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारी जिंदगी पॉसिबल है। अदरवाइज ये ग्रीन हाउस गैस नहीं भी होती तो हमारा अर्थ या तो बहुत गर्म हो जाता जिससे हम जल जाते, अदरवाइज ये अर्थ बहुत ठंडा हो जाता जिससे हम डेथ उससे भी हम लोग मतलब दोनों या तो कोल्ड हो जाता या तो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता। तो उसमें सबसे क्या है, विच गैस क्रिएट, तो आपका आंसर होगा द कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोस्फियर। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हम क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट सब प्रोडक्ट क्रिएट करती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों क्रिएट करती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द वेदर। तो बेटा जब मैं पढ़ा रहा था, व्हेन आई वाज टीचिंग यू दैट टाइम आई टोल्ड यू देयर आर टू थिंग्स, दैट इज वन थिंग इज वेदर एंड अनदर थिंग इज ए क्लाइमेट। तो अगर वेदर का डिफिनीशन आता है तो यू विल राइट लाइक दिस, एंड अगर क्लाइमेट का डिफिनीशन आता है तो यू विल राइट लाइक दैट, जो मैंने आपको बताया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था। बट हियर द क्वेश्चन इज व्हाट इज वेदर। तो वेदर इज ए शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमोस्फियर। वेदर, it is a hot or cold, wet or dry. It is the hour to hour, day to day condition of the atmosphere. तो जो वेदर होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का, जो शॉर्ट टाइम का कंडीशन दिखाता है, डिग्री ऑफ
जो आपका एटमॉस्फेयर है उसका एक तरह से डिग्री दिखाता है कि कोल्ड है, हॉट है, वेट है, ड्राई है। या तो ये हर 1 घंटे का भी हो सकता है, हर 1 दिन का भी हो सकता है। तो ये है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर द लॉन्ग पीरियड, फॉर एग्जांपल ईयर्स, मंथ्स एंड 10 ईयर्स, 30 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो ये सब सारा जो स्टेट दिखाता है वो सब क्लाइमेट के बारे में दिखाता है। देन आई होप दैट यू आर वेल क्लियर्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर, वेदर एंड द क्लाइमेट। क्लाइमेट जो वेदर है वो शॉर्ट टर्म स्टेट दिखाता है एटमॉस्फेयर का, एंड जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टर्म स्टेट दिखाता है एटमॉस्फेयर का। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। मैंने आपको बताया था जब पढ़ा रहा था कि रेनफॉल होता क्या है। रेनफॉल होता क्या है कि जब हमारा ये जो जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, यहाँ से इवोपरेशन होता है पहले, तो ये ऊपर जाता है वेपर बन के, वेपर बनने के बाद एक कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होने के बाद ये भारी ज़्यादा हैवी हो जाता है। आफ्टर दैट ये क्या बनता है, प्रिसिपिटेशन होकर नीचे गिरता है। और यही प्रोसेस जब ये चलता रहता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें हम इसको और क्लियर तरीके से पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल होता क्या। बट क्वेश्चन इज दिस कि रेनफॉल कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि ये रेनफॉल 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कन्वेक्शनल, दूसरा होता है ओरोग्राफी एंड तीसरा होता है साइक्लोनिक। उस समय भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है वो नॉर्मल रेनफॉल होता है, जैसे इवापोरेशन, किसी भी वाटर बॉडी का इवापोरेशन होना, इवापोरेशन होके ऊपर जाके कंडेंसेशन करना, फिर प्रिसिपिटेशन होना, नॉर्मल फिनोमेना ऑफ द रेन इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। एंड जो मैंने ओरोग्राफी बताया था, ओरोग्राफिक रेन क्या होता है, जब माउंटेन की वजह से, जैसे मान लो ये हवाएं चल रही है और माउंटेन से टकराती है, और वहां पे वो माउंटेन से टकराने के बाद उसका मॉइस्चर नीचे गिरने लगता है। मॉइस्चर क्या है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एटमोस्फियर, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एयर इज कॉल्ड मॉइस्चर। वो जो मॉइस्चर नीचे गिरने लगता है इसको हम बोलते हैं रेनफॉल। ये किसके वजह से होता है, माउंटेन की वजह से। तो जो माउंटेन की वजह से रेनफॉल होता है उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। एंड साइक्लोनिक रेनफॉल, इसके बारे में भी मैंने बताया था कि साइक्लोनिक रेनफॉल उस रेनफॉल को बोलते हैं जब साइक्लोन आता है। साइक्लोन में क्या होती है, एक तरफ मान लो यहाँ से साइक्लोन आना शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं हैं, चाहे गर्म हवाएं हैं, चाहे साइक्लोन अगर ठंडी हवाएं ला रहा है तो ठंडी और गर्म हवाएं जहाँ एक दूसरे से आपस में टकराती हैं वो वहां पे अपने मॉइस्चर को दोबारा नीचे गिराना शुरू करती हैं। और इस रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल। और ये रेनफॉल मैक्सिमम क्या होता है, या तो सी में होता है, या तो ओशन में होता है, या तो जो कोस्टल एरिया होता है उधर पे एक साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। तो यू हैव टू रिमेम्बर द देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड एक कौन कौन से जगह पे रेनफॉल होता है। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा रेनफॉल के बारे में कंप्लीटली। ओके ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें है व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में देखो बेटा, सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल डिफिनेशन ऑफ द एयर प्रेशर, द प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय द एयर इज कॉल्ड एयर प्रेशर। तो सिंपल ये है कि जो भी प्रेशर एयर के वजह से क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसमें आपके बुक अगर आप वो डिफिनेशन लिखोगे जो मैंने बताया, द एयर प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय द एयर इज कॉल्ड एयर प्रेशर इन द एटमोस्फियर, that is correct answer. But you can write like this, the pressure exerted by the weight of the air on the surface of the earth is called air pressure। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर जो एयर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एयर में वेट होता है। ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि जब हम सोचते हैं कि एयर में वेट नहीं होता, बट जब हम बैलून में चाहे किसी भी चीज में जब हवा भरते हैं, जब वो पूरा फूल जाता है और उसके बाद उसका वेट लेते हैं, तो उसका वेट जितना होता है और उसका जब खाली वेट लेते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो जो डिफरेंस आता है वो किसका वेट होता है, एयर का वेट होता है। तो ये प्रूफ है कि एयर हैज अ वेट, एयर में वेट होता है। अब क्या लिखा, जो एयर का वेट होता है वो एयर का वेट क्या करता है, हमारे अर्थ के सरफेस पे कंटिन्यू प्रेशर डालता है।
और उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं। इसी वजह से हमारे बॉडी पे भी एयर प्रेशर एक्ट करता है। और वो एयर प्रेशर हमारा क्या होता है, चारों डायरेक्शन, नॉ मतलब नॉर्थ से भी करेगा, साउथ से करेगा, ईस्ट से करेगा एंड वेस्ट से करेगा। इसलिए चारों डायरेक्शन की तरफ से ये एयर प्रेशर वे एक्ट करता है हमारे बॉडी पे, जिसके वजह से हमको फील नहीं होता। बट जब हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं, अगर आप पानी में जाओगे या तो टनल में जाओगे, तो उस समय एयर प्रेशर बढ़ेगा। जब आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो एयर प्रेशर बढ़े क्या होगा, घटेगा, मतलब एयर प्रेशर डिक्रीज। तो इसीलिए जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे क्या होता है, हमारे जो बॉडी में अंदर प्रेशर है उसके वजह से हमारे बॉडी के जो वेन्स हैं, चाहे हमारा लंग्स है, वो फटने के चांसेस रहते हैं। और जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं, चाहे हमारा जो ईयर ड्रम है, स्क्वीज होने के चांसेस है। मतलब इसमें क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ ज्यादा प्रेशर एक्ट करता है नीचे जाने पे। और इसमें जब हमारे अंदर जो अंदर पहले से प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिससे हमारी नसें फटने के चांसेस रहते हैं। जिसके वजह से एस्ट्रोनॉट क्या है, सूट पहनता है। कभी कभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एस्ट्रोनॉट ऊपर सूट पहन के क्यों जाता है, तो आपका आंसर होगा कि ड्यू टू द एयर प्रेशर। ठीक है। अगर कोई पूछता है कि एस्ट्रोनॉट आप अपने साथ ऑक्सीजन चाहे एयर कैरी क्यों करता है, तो आपका आंसर होगा क्योंकि हमारे स्पेस में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता जाता है, जिसकी वजह से जैसे स्पेस पे चाहे मून पे चले गए तो वहां पे हमको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उनको ये सब कैरी करना पड़ता है। तो आई होप एयर प्रेशर का जो कंसेप्ट है आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब नाउ टिक द करेक्ट आंसर। बड़ा एक बात बता रहा हूँ, जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, चाहे जब बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, तो आप लोग क्या करते हो, जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है उसको प्रॉपरली नहीं पढ़ते हो। मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्या करना है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि टिक द करेक्ट आंसर में किसी ने इसको फिर कट किया, फिर इसको कट किया, फिर जो सही है उसको छोड़ देगा। किसी ने क्या किया, मतलब सिर्फ इसको लिख दिया। मतलब मैं देखा जाता है क्या होता है, नॉर्मली जब भी कोई एग्जाम होता है तो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है, गाइडलाइन दिया होता है, उसको, गुड मॉर्निंग, इसको ध्यान से पढ़ना होता है। और जो एग्जाम का गोल्डन रूल वो होता है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, देन सॉल्व द क्वेश्चन। आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर यू हैव टू रिवाइज, देन सबमिट योर क्वेश्चन पेपर। ये तीन चीज आपको हमेशा फॉलो करना है। पहले पढ़ना है उसको ध्यान से, उसके बाद उसको समझना है, समझने के बाद करना है, करने के पूरा बाद आपको रिवाइज करना है। रिवीजन में बहुत सारी गलतियां मिलती है, तो कभी भी एग्जाम होगा तो ये गोल्डन रूल आपको फॉलो करके ही एग्जाम देना है। बहुत बार ऐसा होता है जब रिवीजन करते हैं हम तो एक दो नंबर बढ़ जाता है। वो जब आप जल्दी जल्दी में रहते हो, थोड़ा घबराहट होती है, तो आदमी क्या है, बहुत सारी गलतियां कर लेता है। बट रिवीजन शांति मन से करता है, जिसकी वजह से उसको एक दो गलतियां जो होता है सही मिल जाता है और उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सनरेज। तो जब हम पढ़ रहे थे लेयर, जब हम अर्थ के, जब एटमॉस्फेयर का लेयर हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर था, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर था, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर था, मेसोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर था, एंड थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर था। तो हमने बोला था कि ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, इसी में क्या होता है, ओजोन लेयर होता है, जो ऊपर से सन की रेज आने आती है, तो उसको क्या करता है, रोकता है। हार्मफुल गैसेस मतलब जो अल्ट्रा वायलेट रेज ऊपर से आती है उसको स्टॉप कर देता है, जिसके वजह से हम आराम से अर्थ पे रह सकते हैं। अगर ये अल्ट्रा वायलेट नहीं स्टॉप करता ओजोन गैस, तो हमारा क्या होता है, हमको स्किन कैंसर हो जाता है, हमारी स्किन बर्न हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझना है सिर्फ, बट आपका आंसर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सनरेज। तो योर आंसर विल बी ओजोन गैसेस। तो ओजोन गैस क्या करती है, हमारे जो हार्मफुल सनरेज ऊपर से आता है उसको रोक देती है, और जो फायदे वाला सनरेज होता है उसको, उस रेज को हमारे अर्थ तक आने देती है।
ठीक है। और ये हम जब ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे थे, हम इसलिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे थे तो हम इस ओजोन के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होता है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिससे जो ओजोन का लेयर है होता है वो मतलब टूटने लगता है। और जब ओजोन का लेयर टूटता है तो क्या होता है कि जहाँ जिस एरिया में ओजोन का लेयर टूटना शुरू होगा वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज जो है नीचे आना शुरू होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे नीचे लोगों को बीमारियां भी शुरू हो जाएगी, अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, फ्लड आ जाएगा, लोग मरने लगेंगे, बहुत सारा एक तरह से पेंडेमिक एपिडेमिक जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ओजोन के बारे में बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा आप सभी को। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। उस वेरी गुड। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर लेयर की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। नाउ अब मैं बता दूं कि ये ट्रोपोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में ही हमारा लाइफ पॉसिबल है, हम ट्रोपोस्फेयर में ही जिंदा है। क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में रेनिंग होता है, ट्रोपोस्फेयर में सारे जितने भी एग्रीकल्चर, अब आप बताओ कि कोई ट्रोपोस्फेयर में अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट है ट्रोपोस्फेयर में है। आप अब बताओ कोई भी आप स्ट्रेटोस्फेयर चाहे मेसोस्फेयर में कोई खेती जाके कर सकता है? एग्रीकल्चर कोई कर सकता है वहां पे? जी जी सकता है? नहीं। तो इसीलिए ट्रोपोस्फेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज एवरी इको जितने भी इकोसिस्टम है, ये पूरा इकोसिस्टम इज सिचुएटेड इन द ट्रोपोस्फेयर। वी आर लिविंग इन द ट्रोपोस्फेयर, वी कैन नॉट लिव विदाउट ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में एवरीथिंग इज पॉसिबल। अंडरस्टूड? एंड ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 इज which of the following layers of the atmosphere is free from the clouds? कौन सा ऐसा लेयर है, आपको यहाँ समझना है कि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एटमॉस्फेयर का कौन सा ऐसा लेयर है जिसमें क्लाउड नहीं होता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि बेटा जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ये सब पॉइंट वन सबसे पहला लेयर होता है, फर्स्ट मंजिल होती है, फर्स्ट स्टोरी होती है। इसी के अंदर क्लाउड होता है, इसी के अंदर थंडरिंग होता है, इसी के अंदर रेनफॉल होता है, इसी के अंदर स्ट्रीट ये होता है जो स्नोफॉल होता है। मतलब एवरी वेदर फिनोमिनन हैपेंड इन द ओनली ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में रेनफॉल नहीं होता, क्लाउड नहीं होता, थंडरिंग नहीं होता। इसी वजह से जब भी हमारी फ्लाइट कोई भी प्लेन जब उड़ती है तो ट्रोपोस्फेयर से तुरंत बाहर निकलती है, सीधे स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाती है। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, वो प्लेन फ्लाई करती है, क्योंकि उसके ऊपर ना बारिश का इफेक्ट हो सकता है, ना थंडरिंग का इफेक्ट हो सकता है, ना कोई सी स्नो का इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए जब हमारा वेदर क्लियर होता है तो जब कोई एरोप्लेन जाता है तो हमको दिखाई देता है, लेकिन जब वेदर क्लियर नहीं रहता है, ऊपर क्लाउड होता है, तो जब कोई प्लेन फ्लाइंग करता है तो हमको नीचे से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमको पता है कि नीचे तो ट्रोपोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड है। तो अगर क्लाउड है तो हमको सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देगी, बट वो प्लेन दिखाई नहीं देगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड से फ्री होता है, जिसके वजह से वहां पे प्लेन फ्लाइंग करते हैं। और जब वेदर खराब होता है तो हमको प्लेन दिखाई नहीं देता, बट जब वेदर अच्छा होता है तो हमको प्लेन दिखाई देता है। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है, तो हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर, द प्रेशर, मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में कि जब हम देखो सबसे ज्यादा जो एयर प्रेशर होता है, जो हमारा जो सी लेवल होता है, जो सी लेवल की हम बात करें, जैसे अरबियन सी हो गया, इंडियन ओशन हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, तो उसके उसके ऊपर सबसे ज्यादा एयर प्रेशर एक्ट करता है। लेकिन हम जब ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर कम होता है, जब नीचे जाते हैं तो एयर प्रेशर ज्यादा होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जब हम वेन क्या लिखा हुआ है, वे एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर द प्रेशर, जब हम
एटमॉस्फेयर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हमारा एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। ये आपका आंसर हो गया। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, ये पूरा डाउट आपको पहले ही ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। When precipitation comes down to the earth in the liquid form, it is called। तो आपको मैं जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो रेनिंग होता है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले इवापोरेशन होता है, फिर ऊपर जाते हैं तो कंडेंसेशन होता है। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, बारिश से पहले का, जस्ट बारिश से पहले का स्टेज है, क्योंकि प्रिसिपिटेशन में सारे मॉइस्चर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, और वो भारी होने की वजह से उसमें ट्रोपोस्फेयर में रुक नहीं पाता और नीचे गिरने लगता है। तो जब यही नीचे गिरने लगता है अर्थ पे, तो कैसे, किस रूप फॉर्म में गिरता है, वो किस फॉर्म में गिरता है, वाटर फॉर्म में गिरता है। अब आप लोग सोच, मैं यहाँ पे एक और कंसेप्ट बताता हूँ। आप लोग सोचोगे कि कभी कभी तो स्नोफॉल होता है, कभी कभी हेल होता है, कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल पानी गिरता है। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, अगर यहाँ आपको पता है कि जब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में ये सब आइस फॉर्म में होते हैं, और आइस फॉर्म में जब ऊपर रहते हैं तो ये जब नीचे गिरते हैं तो नीचे इतना तेज गिरते हैं कि ये बीच में बहुत ज्यादा फ्रैक्शन, जैसे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जब फ्रिक्शन होता है तो अगर नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, नीचे गर्मी है, तो ऊपर से वो आइस नीचे आते आते पानी के फॉर्म में बदल जाता है और बारिश होने लगता है। लेकिन अगर नीचे भी बहुत ज्यादा ठंडा है तो कभी कभी वो जो ऊपर का स्नो है नीचे तक स्नो के रूप में ही नीचे गिरता है, जिसको हम स्नोफॉल बोलते हैं। अंडरस्टूड। अब हम पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन में आपको मैंने जितनी भी चीजें हैं पहले आपको पढ़ना होता है। क्या है, ट्रेड विंड्स, लू, मानसून, विंड और विंड, ये सब सारे चीज किससे रिलेटेड है, हमारे विंड से रिलेटेड है। और यहाँ पे भी सारी चीजें लिखा हुआ है। तो जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। आपको क्या करता है, ऐसे लाइन नहीं बनाना होता है। आपको जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सीधे जो ट्रेड विंड है उसका जो आंसर है इसके आगे लिखना है, लू का जो आंसर है इसके आगे लिखना है, मानसून का जो आंसर है इसके आगे लिखना है, विंड का जो है इसके आगे लिखना है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, आप इसको अगर आप इसको चाहो तो आप ये ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो क्या है, द ट्रेड विंड्स, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको 3 टाइप के विंड पढ़ाए थे। ठीक है, एक विंड पढ़ाया था मैंने, परमानेंट विंड पढ़ाया था, और एक विंड पढ़ाया था, एक परमानेंट विंड पढ़ाया था आपको, एक पढ़ाया था लोकल विंड पढ़ाया था, एक पढ़ाया था सीजनल विंड पढ़ाया था। तो जो मैंने परमानेंट विंड पढ़ाया था उस परमानेंट विंड में मैंने ये बताया था जो हवाएं हमेशा चलती रहती है उसको परमानेंट विंड बोलते हैं। जो लोकल विंड होता है जो किसी एरिया में चलती है बट किसी एरिया में नहीं चलती है। सीजनल विंडो होता है जो सीजन के अकॉर्डिंग चलता रहता है। तो परमानेंट विंड पढ़ाते समय हमने बोला था ट्रेड विंड्स होता है जो हमेशा समुद्र में चलता रहता है। उसकी वजह से ट्रेड विंड इसलिए बोलते हैं कि बहुत लोग, यूरोपियन लोग आते हैं और फिर उसके साथ जाते भी हैं। वो बाद में उस पर चर्चा करेंगे कैसे स्ट्रेट विंड से बोर्ड से आते थे और जाते थे। लू, लू मैंने बताया था जब मई और जून का महीना होता है बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो ये विंड हमारे यहाँ पे चलता है जिसको लू बोलते हैं। इसीलिए इसको लोकल विंड बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में तो देखने को मिलता है लेकिन साउथ इंडिया में लू नहीं चलता है। मानसून विंड क्या होता है, आपको अभी मानसून आने वाली है तो मानसून में ये जो अभी ये विंड चल रहा है ये मानसून में ही चलता है और ये इसके बाद ये नहीं चलता। आपको ये विंड जो है जब जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी में नहीं चलेगा लेकिन जून जुलाई अगस्त में चलता है। और एक विंड जो है क्या है कि विंड का डिफिनीशन ही है, अगर पूछता है कोई व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ विंड तो योर आंसर विल बी द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज ए कॉल्ड विंड। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि अगर ये हवाएं ऐसे चल रही है, आपको ऐसे ऐसे चल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। और ये हवाएं अगर ऊपर जा रही है तो इसको हम विंड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हवाएं जो है एटमॉस्फेयर से नीचे से ऊपर की तरफ स्केप कर रही हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई बात, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे कुछ रीजंस हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ह्यूमिड डे। एक क्वेश्चन है, वो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। यहाँ बेटा क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लो कि
इसमें लिखा है जब ह्यूमिड डे होता है। ह्यूमिड डे का मैं एक बार आप लोगों को उस समय भी एक्सप्लेन किया था कि जब हमारे एयर में, जैसे एयर है, एयर में मॉइस्चर ज्यादा है, मतलब अगर एयर में वाटर का परसेंटेज ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमिड डे होता है। ठीक है। ह्यूमिड डे में क्या होता है कि ऑलरेडी एयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्लोथ जो है जल्दी सूखते नहीं है। दूसरा मैं जो इंसुलेशन के बारे में बताया था, इंसुलेशन के बारे में ये बताया था कि जो ऊपर से सन रेज आता है वो हमारे पृथ्वी को गर्म करता है। ठीक है, हमारे अर्थ को गर्म करता है। तो ये क्या है कि जो गर्म करता है, ये इक्वेटर से आप जैसे पोल की तरफ जाओगे ये कम होता जाता है, मतलब इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इंसुलेशन होता है, आप पोल की तरफ जाओगे तो बिल्कुल कम होगा। ठीक है। अब इसका जो आंसर है इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं और इसको मैं समझा भी देता हूँ आपको। इन ह्यूमिड डे द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई। मैंने अभी वो बात बताया कि जब ह्यूमिड डे होता है तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ह्यूमिडिटी क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एटमोस्फियर, दैट इज द लेवल ऑफ वाटर वेपर इन एटमोस्फियर इज हाई। मतलब जो वाटर वेपर एटमोस्फियर में होता है वो पहले से ही बहुत ज्यादा होता है। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल कि अब उसमें मॉइस्चर पहले से ही ज्यादा होगा। अब क्लोथ कैसे ड्राई होता है, क्लोथ का मैं ड्राई का प्रोसीजर बताता हूँ। क्लोथ में क्या होता है आपको पता है, वाटर होता है। जब वो उसमें इवोपोरेशन होता है तो उसका वाटर निकल के कहाँ चला जाता है, एटमोस्फियर में मिक्स होता है। लेकिन जब एटमोस्फियर में पहले से ही ज्यादा वाटर रहेगा तो उसका जैसे इवोपोरेशन जल्दी होगा ही नहीं, जो क्लोथ के अंदर वाटर है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत लेट होता है। Due to this, air is not able to carry away more water vapor with it, and thus the clothes take longer time to dry on a humid day. क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर में पहले से ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और बेटा और किसी को नहीं आ रहा आवाज मेरा? ओके। ओके। तो बेटा क्या होता है ना, जहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो कोई बात नहीं, इसका आप लोग ध्यान से सुनो। बीच में अगर कट भी जा रहा है तो नो इशू, आपका ज्वाइन हो जाओगे सेम टाइम। और कुछ देर में अगर इंटरनेट का स्पीड अच्छा आ जाएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई देगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे नॉर्मली बच्चों से लोग पूछते हैं कि बेटा आप बताओ कि जब बारिश का टाइम होता है, चाहे ह्यूमिड डे होता है, तो हम क्लोथ बाहर डालते हैं तो क्यों नहीं सूखता है? जब बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो हमारा क्लोथ जल्दी ड्राई क्यों हो जाता है? तो एकदम सिंपल आंसर है। जब आप बोलोगे कि जब हमारे एयर में ह्यूमिडिटी कम होता है और तब हमारा क्लोथ जल्दी सूख जाता है। और ह्यूमिडिटी एयर में कम कब होता है, जब वेदर बहुत क्लियर होता है, धूप होती है। और जब बारिश का सीजन रहता है तो उस समय ऑलरेडी एयर के अंदर ह्यूमिडिटी रहता है, पहले से उसमें पर ज्यादा वाटर रहता है, तो इसलिए जल्दी से इवोपरेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्लोथ को सूखने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कपड़े लेट से क्यों सूखते हैं, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो। हाँ बेटा, समझ में आ गया। ओके। अब हम पढ़ेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंसुलेशन। जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन का मैंने डिफिनीशन बता दिया था आप लोगों को। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा हीट इंसुलेशन होता है, क्या इंसुलेशन इज द कमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो हमारे ऊपर से एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी आती है, और उसको हमारा अर्थ क्या करता है, इंटरसेप्ट कर लेता है, मतलब अपने अंदर समाहित कर लेता है। एंड सनलाइट फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। मैंने आपको बताया था बेटा कि ये इक्वेटर है, एंड इसके जस्ट 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, और यहाँ पे नीचे जाओगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा। तो जब अर्थ है ना, अर्थ का जो लाइट है वो हमेशा एकदम इक्वेटर पे बिल्कुल बिल्कुल किस में पड़ता है, वर्टिकली पड़ता है, सीधे सीधे पड़ता है, जिसकी वजह से इक्वेटर वाला जो पार्ट होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि जब ये बहुत ज्यादा गर्म गर्म क्यों होता है, जब ज्यादा इस पे सोलर एनर्जी ज्यादा आएगा। अब पोल क्या है, पोल इतना दूर है, नॉर्थ पोल इतना दूर है, साउथ पोल इतना दूर है, तो यहाँ तक ये लाइट ज्यादा नहीं जाती। तो इसका मेन रीजन ये है कि जिसके वजह से इक्वेटर पे इंसुलेशन ज्यादा होता है, पोल पे इंसुलेशन कम होता है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि द सनलाइट फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, वेयर एज इट फॉल्स एट सम एंगल्स ऑन द पोल्स। और जो पोल्स पे है वो एंगल में जाता है, सीधे नहीं जाता है। ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू वर्स नॉर्थ। तो आपका सिंपल आंसर होगा कि इक्वेटर पे जो सनलाइट है वो वर्टिकली आती है,
और पोल्स पे जो सनलाइट है वो एंगल्स में जाती है, तो वर्टिकली जाने की वजह से वहां पे इंसुलेशन ज्यादा होता है और पोल पे जो है इंसुलेशन बहुत कम होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आंसर था वो कंप्लीट होता है।